वेलकम ऑल द व्यूअर्स। आज का जो भी प्रश्न है यूट्यूब पर आया हुआ, जो रिसेंट भी है और कुछ पहले का भी प्रश्न है, उसका आपको वन बाय वन करके आंसर मिलेगा। अभी जस्ट नाउ एक फ़खरुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने अपना कोई एड्रेस नहीं दिया है और क्या करते हैं, कहाँ से प्रश्न किया है वो नहीं लिखा है। फिर भी लगता है कि प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, या तो वकालत करते हो या वकालत पेशा से या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करते हो। इसलिए इनका एक अनुरोध है, प्रश्न नहीं है, इनका अनुरोध है कि एडवर्स पोजीशन के ऊपर वीडियो बनाएं। एडवर्स पोजीशन एक गहन कानूनी विषय है और ये अपने आप में ही बहुत लंबा है। एडवर्स पोजीशन के ऊपर ही सिर्फ मैंने एक किताब लिखी है, जो अब 300 पेज तक, अभी 300 या 400 पेज हो गया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे गहन विषय पर एक या दो वीडियो बना देने से कुछ नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। और बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ अनुभवी वकील लोग या न्यायिक पदाधिकारी ही समझ सकते हैं। आम जनता या साधारण विद्यार्थी या लॉ के विद्यार्थी के समझ से परे की बात है। फिर भी जो आम जन के लिए, जन साधारण के लिए जितनी जानकारी एडवर्स पोजीशन के लिए चाहिए उतनी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन अलग से वीडियो अभी उसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है म्यूटेशन का, उसके बाद जब दूसरा एक्ट आएगा, जब लिमिटेशन एक्ट के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो चूंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही एडवर्स पोजीशन की बात आती है, इसलिए हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अन्य बातें जो है लिमिटेशन से संबंधित, वो तो सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में ही व्यवहार होता है, आम जन को उससे कम सरोकार है। तो उस पर अलग से पूरे एक्ट का लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा, ये तो अलग विषय है। हाँ, अगर एकेडमी में उसका मौका मिलेगा तो उसको भी, अब ऐसे पहले हम कई लेक्चर लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, एडवर्स पोजीशन के ऊपर एकेडमी में दे चुके हैं। अभी हमको याद नहीं है कि एकेडमी के लेक्चर में एडवर्स पोजीशन का कोई सेपरेट लेक्चर है कि नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बार आप प्ले लिस्ट में जा करके और एकेडमी लेक्चर में जो मेरा प्ले लिस्ट में आता है उसमें आप हंट आउट कीजिए, खोजिए। अगर मिल जाता है तो अब अभी जो आपका पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम क्रमबद्ध तरीके से जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आपको इस पर एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आज एक सुरेश शर्मा जी का भी आया है यूट्यूब पर मैसेज, प्रश्न तो कुछ नहीं है उनका। उन्होंने लिखा है कि वो नाम जो उनका प्रोफाइल था उसमें उन्होंने गलत लिखा था, डीपी शर्मा बाय मिस्टेक, और उसके लिए रिग्रेट किया है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पर भी जवाब दे दिया है, इसलिए और आगे उसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। एक हलधर कुमार है, हलधर कुमार क्या पूछना चाहते हैं ये उनके यूट्यूब से पता हमको नहीं चला, और कहाँ से उन्होंने फ़ोन किया है ये भी नहीं पता चला है, क्या करते हैं ये भी पता नहीं चला है। लेकिन उनको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रहा है, जिसमें व्हाट्सएप में पूछे गए सवाल का मैंने जवाब दिया था, तो अब इधर आप पाएंगे कि उसमें डेट भी दिया जा रहा है, यानी किस डेट को मैंने जवाब दिया। तो इसके पहले वाला जो रिप्लाई था मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में, उसमें जो डेट था उसमें साल गलती से 2024 लिखा गया है। उसी पर इनका अटेंशन गया, उन्होंने
हमको इन्फॉर्म किया है, इसके लिए इनको धन्यवाद दिया है और रिप्लाई मैंने यूट्यूब पर दे दिया है, वो करेक्शन हो जाएगा। ये डेट देने का पर्पस ये हो गया कि बहुत से लोग यूट्यूब पर पूछते हैं, व्हाट्सएप से पूछते हैं या डायरेक्ट भी फ़ोन कर देते हैं, जो फ़ोन नंबर किसी प्रकार से किन्हीं को उपलब्ध हुआ है, या कई बार हमने अपने लेक्चर में ही फ़ोन नंबर बताया है, या जो प्रोफाइल है यूट्यूब पर उससे देख करके वहाँ नंबर एड्रेस दिया हुआ है, किसी भी प्रकार से वो लोग संपर्क करते हैं तो उनको पूछते हैं कि किस तारीख का लेक्चर था या किस तारीख में इसका जवाब आपने दिया है। इस वजह से जैसे जैसे आप लोग का फीडबैक आता है, कुछ आइडिया हमको भी ग्रो करता है, तो आपके सुविधा के लिए हम उसमें अब डेट डालना शुरू कर दिए। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर आज का, मान लीजिए कि आज का ये लेक्चर मेरा है जो क्वेश्चन आंसर सीरीज में, तो आज 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त को हम आज आपको जवाब दे रहे हैं, तो 6 अगस्त के पहले जिन्होंने भी जो प्रश्न किया है और इसके पहले का जो मेरा रिप्लाई है, उसके बीच के पीरियड का सभी प्रश्न को यूट्यूब पर अवेलेबल प्रश्न को हमने कवर कर दिया और जो कर रहे हैं अभी। तो इससे अंदाज हो जाएगा कि आपका, अगर आपका कोई प्रश्न है, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने जो रिप्लाई किया था उसमें 1 महीना से ज़्यादा का भी कुछ लोगों का छूटा हुआ था व्हाट्सएप वाले का, जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था। अब इस सुविधा होगी कि जब भी कोई प्रश्न करता अपने प्रश्न का उत्तर खोजना चाहेंगे तो रेगुलर अगर वॉच करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो डेट से देखेंगे कि इस डेट का जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आ रहा है और उस डेट से पहले का उनका सवाल है, तो अपने सवाल करने के डेट के बाद वाला जो डेट रहेगा आंसर वाला, क्वेश्चन आंसर वाला, उस डेट वाला क्लिक करके खोल करके उसमें वो जवाब सुन सकते हैं। और ये पॉसिबल नहीं कि हर एक श्रोता के लिए, हर एक व्यूअर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हम रेगुलर जवाब दें। बहुत छोटा जवाब देना रहता है तो यूट्यूब पर भी दे देते हैं, व्हाट्सएप पर भी दे देते हैं। छोटा हो और सटीक हो, मामूली जानकारी हो, और जिसमें कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता है तो वो तो लेक्चर के रूप में ही देते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक हैं रिंकू सिंह या रीनू सिंह, ये पलामू झारखंड से हैं। इनका प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम से एम खतियान फटा हुआ है। एम खतियान शॉर्ट में लिखे हैं, इससे हम अंदाज से समझते हैं कि म्युनिसिपल खतियान के बारे में बात कर रहे हैं। तो फटा हुआ है तो वहां से कहां से फिर उसका नकल निकलेगा और कैसे मिलेगा, तो इसकी सही जानकारी आपको अपने स्थानीय अधिवक्ता या वहाँ जो स्थानीय कचहरी है पलामू में, जहाँ रिकॉर्ड रूम है, वहाँ के पदाधिकारी अधिकारी से मिल करके आप बात करके पूछ सकते हैं, या राइट टू इंफॉर्मेशन में आप आवेदन दे करके उसमें भी नकल मांग सकते हैं। दूसरा, चांसेस कहाँ कहाँ होता है म्युनिसिपल खतियान का, तो म्युनिसिपल, जहाँ अगर म्यूनिसपैलिटी है तो म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस में वो खतियान रहता है, वहाँ जरूर रहता है। अगर वहाँ नहीं है तो कलेक्टर के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ रहता है। इसके अतिरिक्त खतियान की कॉपी और कहीं होने की संभावना नहीं। इसलिए अगर फट गया है और दोनों जगह में से कहीं अवेलेबल नहीं है तो उसको मिलने की संभावना नहीं। उसका जो वैकल्पिक डॉक्यूमेंट है जिससे कि आप काम चला सकते हैं, तो म्यूनिसपैलिटी में समय समय पर 5 साल, 2 साल, 3 साल के अंतराल पर अलग अलग म्यूनिसपैलिटी में हमेशा एक असेसमेंट होते रहता है। 2 पर्पस है असेसमेंट का। असेसमेंट में ये देखा जाता है कि कितना मकान है, तो मकान का नंबरिंग होता है जिसको होल्डिंग नंबर पड़ता है। उसके बाद उस मकान का
बनावट क्या है, कितना कमरा है, क्या है, कितना क्षेत्रफल है, वो सब असेसमेंट रजिस्टर में, कौन उसका ऑक्यूपायर है, किसके कब्जा में है, कितना टैक्स लगता है, ये सब विवरण उसमें रहता है। तो ये रेगुलर जो पीरियोडिकल असेसमेंट होता है, अगर आपको कोई डिस्प्यूट हुआ हो तो आप पहले का और डिस्प्यूट के पीरियड के पहले का और बाद का असेसमेंट रजिस्टर निकाल लेंगे तो मकान का विवरण भी पता चल जाएगा और उसके ऑक्यूपायर का नाम भी पता चल जाएगा, होल्डिंग नंबर, एराजी वगैरह, कंस्ट्रक्शन क्या है उसमें भी पता चल जाएगा, और उसका मालिक कौन था, रेंट कौन देता था, ये सब देखना होगा। तो असेसमेंट रजिस्टर में भी ऑक्यूपायर या ओनर का नाम रहता है। तो एक डिमांड रजिस्टर होता है जिसमें से कि टैक्स का एंट्री होता है, वो डिमांड रजिस्टर। तो दोनों रजिस्टर देखने से आपका काम चल सकता है, उसका नकल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका है नाम, इन्होंने जो लिखा है क्वीन फातिमा नाजमी, नाम तो बहुत अच्छा है। अब क्वीन इनका पहला नेम है और सरनेम भी नहीं का, मेन ही नाम है क्वीन। तो क्वीन तो आज के तारीख में शायद ही किसी मुल्क में अवेलेबल हो, हम नहीं कह सकते हैं लेकिन नाम में तो कोई भी लगा सकता है, अच्छी बात है। इन्होंने जो प्रश्न किया है बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटेलिजेंट प्रश्न है, ये अक्सर ही देखा जाता है और इस पर लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ तक कि वकीलों को भी कंफ्यूजन होता है। प्रश्न इनका क्या है कि सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि खतियान में एक एंट्री होता है, लिखा रहता है दखलकार, दूसरा एंट्री होता है बकब्जा। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मतलब है, और उसी में किसी किसी में रहता है दरख्तान, आम, जामुन, किसी भी तरह का फलदार पेड़ या टिम्बर वाला जिसमें लकड़ी फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होता है, उस तरह के पेड़ का जिक्र रहता है। जैसे इन्होंने जो प्रश्न किया उसमें लिखा हुआ है, इन्होंने जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है दखलकार का क्या इम्पोर्टेंस है, 10 पेड़ आम और 10 पेड़ जामुन पर कब्जा, किसी का लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है कब्जा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जमीन पर कब्जा उसका माना जाएगा कि नहीं, और जमीन पर किसका हक होगा कि नहीं। तो प्रश्न बहुत पिन पॉइंटेड नहीं, मैंने डायरेक्टली स्टेट वे नहीं प्रश्न फ्रेम किया गया है, लेकिन इनका प्रश्न करने का भाव हम समझ गए हैं और इसमें 2-3 प्रश्न अलग अलग खड़ा होता है, इसलिए हम उसको विस्तृत उसका उत्तर ब्यौरावार दे देते हैं। ये कब्जा का मतलब क्या है और कब्जा लिखने का वजह क्या रहा है खतियान में, ये जानिए। पहले खतियान जो बनता है उसका प्रमुख आधार होता है कब्जा ही। जिस समय सर्वे होता है तो उस समय देखा जाता है कि इस जमीन पर किसका कब्जा है। अगर सर्वे के पदाधिकारी के पास कोई आप प्रमाण देते हैं कि हमको इसमें टाइटिल यानी कि हकीयत, हक, हकूक, हकीयत कैसे प्राप्त हुआ है, तो वो भी एक कारण है। सर्वे पदाधिकारी आपके नाम से खाता खोलेगा और बाद में खतियान आपके नाम से बनेगा, लेकिन मुख्य रूप से कब्जा देखा जाता है, जिसका कब्जा है। इसीलिए कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से खतियान जो है वो टाइटिल का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। अगर कोर्ट में विवाद होगा तो हक हकीयत साबित करने के लिए खतियान जो है वो उसका प्रमाण नहीं माना जाता है। खतियान सिर्फ इस बात का प्रमाण माना जाता है कि जिस दिन खतियान बना उस दिन उस व्यक्ति का उस पर कब्जा था जिसका नाम उसमें दर्ज है। तो ये तो हुआ जो रैयत जिसके नाम से रैयती खतियान बना। तो कहीं कहीं रैयती खतियान में भी बाएं तरफ रैयत का नाम रहता है और उसमें मान लीजिए लिखा हुआ है राधा मोहन प्रसाद बाएं तरफ, और दाएं तरफ लिखा हुआ है कब्जा घनश्याम महतो। तो इसका मतलब है कि रैयती खतियान में रैयत एक व्यक्ति है और उस जमीन पर कब्जा दूसरे व्यक्ति का है। अब उसके अलावे भी और कुछ रह सकता है,
तो ऐसी स्थिति में ये पता चलता है कि या तो वो व्यक्ति इसी के परिवार का हो, या वो व्यक्ति किसी भी कारण से कब्जा में हो सकता है वो बटेदार हो, सिकबीदार हो सकता है कि उसको पट्टा दिया गया हो या इजारा लिया हो, किसी भी कारण से। तो कभी कभी तो पूरा डिटेल लिखा रहता है कि कब्जा का क्या नवैयत है, माने किस वजह से वो कब्जा किए हुए हैं, वो डिटेल रहता है। कभी सिर्फ रहता है बकब्जा इतना, तो उसका मतलब हुआ कि रैयत चाहे जो भी हो, जिसका नाम बकब्जा में लिखा हो उसी व्यक्ति का कब्जा है, तो उस समय उसका कब्जा है। बाद में क्या हुआ और अगर कोई विवाद हो 10 साल 20 साल 50 साल के बाद, तो ये दिखाया जा सकता है कि हमारा कब्जा उस समय था और उस समय से आज भी है, तो उसका लाभ मिल सकता है। तो ये तो हुआ जनरली जैसे पेड़ बगात ये सब कब्जा के बारे में रखा रहता है। ये 3 तरह का जो जमीन है उसमें रहता है, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम। ये 3 तरह का जमीन अगर खतियान में दर्ज है तो उसका जो दाहिने तरफ कॉलम होता है उसमें दर्ज होता है। अगर उसमें पेड़ बगात है तो जनरली मालिक का जमीन हो या आम जमीन भी है जो मालिक के संरक्षण में पब्लिक का माना जाता है, एक तरह से मालिक के अधीन ही रहता है वही जमीन, यानी मालिक माने जमींदार पुराना, आज के माने में बिहार सरकार। तो जो व्यक्ति गैर मजरूआ आम खास मालिक पर कोई पेड़ लगा दिया, तो चूंकि वो पेड़ को लगाया, उसको बड़ा किया, सेवा किया, वो फल देने लगा या लकड़ी देने लगा, तो वो माना जाता है कि जो भी जमींदार था उसके अनुमति से, हो सकता है वो पूछ के अनुमति लेके बना, हो सकता है बिना अनुमति के ही बना दिया हो, तो उसको इम्प्लाइड कंसेंट बोलते हैं। अगर उसको हटाना ही मालिक, अब 10 साल 20 साल 25 साल का पेड़ हो गया, फल ले रहा है, लकड़ी दे रहा है, तो मालिक को इतना ही अधिकार था कि अगर बाद में भी पता चला तो मालिक उससे हिस्सा लेता था। तो वो अलग अलग कस्टम, जिस इलाके का जैसा था रिवाज, उसके हिसाब से कोई फल में आधा ले लेता था, कोई चौथाई ले लेता था, कोई 12 ले लेता था, लकड़ी में भी आधा ले लेता था। कहीं कहीं लिखा रहेगा फल जो है रैयत का और लकड़ी मालिक का, कहीं पर रहता था फल आधा रैयत आधा मालिक और लकड़ी रैयत का। तो जिस प्रकार का एंट्री था इससे पता चलता है कि उस समय उसी स्थिति थी। लेकिन वैसे जमीन पर जिस पर बगात है, पेड़ है और उस पर कब्जा लिखा हुआ है अमुक व्यक्ति का, तो सिर्फ पेड़ पर उसका कब्जा है। अब पेड़ में जो उसका लिखा हुआ है हक, हिस्सा, फल पर या लकड़ी पर जितना भी लिखा हुआ है उसी पर उसका कब्जा है। पेड़ खत्म हो जाएगा तो वो जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, जाने का भी अधिकार नहीं रहेगा। फिर जमींदार जो चाहे उसको कर सकता है। अगर गैर मजरूआ आम मालिक और खास जमीन है, उसमें कोई पेड़ बगात नहीं है, दूसरा काम कर रहा है कोई रैयत, यानी कि उस पर कोई झोपड़ी बना दिया, कुछ जानवर बांधने लगा या उसमें मकान ही बना के रह रहा है, तो वो सब में भी बकब्जे ही रहता था। बकब्जे रहता था यानी कि वो जमींदार के इम्प्लाइड कंसेंट से या डायरेक्ट कंसेंट से या परमिशन से वो रह रहा है। तो वहाँ पर मालिक उसका जमींदार ही होता था, लेकिन कब्जा उसका रहता था। मालिक उसको कब हटाएगा नहीं हटाएगा उसका अलग काम है, लेकिन उसको रहने का अधिकार है। तो जनरली बहुत से ऐसे गांव में लोग रहते थे जिनके पास खेती की जमीन नहीं थी, वो दूसरा व्यवसाय करते थे, गरीब थे, जीविका पार्जन का अलग अलग बिजनेस भी करते थे। तो उन लोग का जो मकान होता था वो मकान जनरली गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ खास जमीन में ही मकान होता था और उसमें बकब्जा करके दिया रहता था, उसका लगान नहीं लगता था, वो बेलगान होता था। लेकिन जिस रैयत को खेती की जमीन थी, तो जो खतियान बना उसके पास मान लिए 10 बीघा जमीन है, उसका 20 प्लॉट में है 10 बीघा, तो एक ही खाता में 20 प्लॉट का जिक्र है और एक प्लॉट पर उसका मकान बना हुआ है, तो उसी खाता में उसका मकान का भी एंट्री होगा, या तो सबसे आखिर में या सबसे ऊपर में, कहीं नहीं होगा। तो वहाँ पर लिखा रहेगा मकान बेलगान। यानी कि अगर कोई किसान है, खेतीहर है और उसका मकान है, तो खतियान में मकान लिखा रहेगा, लेकिन उस मकान का लगान अलग से नहीं लगता है, उसको बेलगान बोलते हैं। जो लगान दे रहा है खेती वाले जमीन का,
उसी में मकान उसका इंक्लूडेड है, यानी कि मकान का सेपरेट लगान नहीं लगता है, इसलिए उसको रेंट फ्री बेलगान जमीन कहते थे। तो ये तो हो गया किसान का, जिसका खतियान में नाम है, रैयत है, उसके लिए। बाकी अन्य लोग के लिए कब्जा का महत्व इतना ही है कि उसको किस प्रकार का कब्जा, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ढंग से कब्जा हो सकता है। तो जिस प्रकार का कब्जा है, उस कब्जा के पीछे कोई कागज है तो उस कागज में क्या लिखा हो, उससे उसके आगे का निर्धारण होगा। या अगर मौखिक रूप से जुबानी कब्जा दिया गया है जमींदार के, तो वो अगर विवाद होने पर केस बना सकता है कि हमको किस पर्पस के लिए दिया, वो अलग बात है। लेकिन जब कुछ नहीं है, सिर्फ कब्जा दिया हुआ है, इसका मतलब है, सीधा सीधी मतलब है कि जिसका कब्जा लिखा हुआ है उस समय उस व्यक्ति का कब्जा था, उस पर उसका हकीयत नहीं था। बाद में उसका कब्जा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उसको हकीयत होगा कि नहीं होगा, उसके बाल बच्चा को हक होगा कि नहीं, ये अलग मामला है। उसके लिए और भी आगे पीछे कागजात देखना होगा या फैक्ट देखना होगा, क्या वस्तु स्थिति रही और विवाद का क्या कारण रहा, कब हुआ। चूंकि आपका प्रश्न बहुत छोटा है और एक खास पॉइंट पर ही पूछा गया है, इसलिए इससे ज़्यादा इसके बारे में व्याख्यान नहीं दिया जा सकता है। और अंत में सिर्फ हम आपके समझने के लिए दोहरा देते हैं कि ये जो है दखलकार का मतलब एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, जिसका कब्जा है वो सिर्फ कब्जा का हकदार है। किस स्थिति में कब्जा है उससे नहीं पता जाता जब तक कि उसमें लिखा हुआ नहीं हो। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ हो तो अलग से वो दावा प्रति दावा किया सकता है। मान लीजिए कोई उसके खिलाफ दावा करे तो वो अपना दावा पेश कर सकता है। अब उसके बाद एक प्रश्न है यूट्यूब पर सुरेश प्रसाद शर्मा जी का। इनका तो 3 दिन में 2 प्रश्न है, तो एक प्रश्न का तो इनको उत्तर मिल गया पिछले लेक्चर में और व्हाट्सएप पर भी उत्तर मिला था। इनका अभी जो प्रश्न है वो टेक्निकल है, लीगली बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अगर कोई वकील वकालतनामा के आधार पर काम करता है किसी मौकिल के तरफ से, तो उस वकील को प्लीडिंग में, यानी कि अर्जी और बयान तहरीर, अर्जी मुद्दई की ओर से दायर होता है जिसको हिंदी में वाद पत्र या भाषा पत्र कहते हैं, और मुदाले यानी कि डिफेंडेंट जो जवाब देता है उसको उत्तर पत्र या बयान तहरीर कहते हैं। तो उसमें वो मरम्मत यानी कि अमेंडमेंट मुवक्किल की ओर से कर सकता है कि नहीं, और अगर वो कर देता है तो वो मुवक्किल का माना जाएगा कि नहीं। हालांकि इस पर पुराना लेक्चर जो हमने वकालतनामा पर दिया था उसमें चर्चा में बहुत बातें आ गई है, फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। वकील जो है वो मुवक्किल का एजेंट होता है, वो एजेंट कानूनी एजेंट है, उसको पूरा अधिकार है मुवक्किल की ओर से सभी कार्य करने का जो उसके अधिकार पत्र में दिया गया है। और वो अधिकार पत्र क्या है? वो अधिकार पत्र वकालतनामा है, जिसको कि आप पावर अटॉर्नी जैसे आम लोगों को मिलता है उसी तरह का वो एक पावर है। और उसमें उसको शक्ति पत्र हिंदी में आजकल लोग बोलते हैं और वकालतनामा बोलते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में भी उसको पावर कहते हैं, सिर्फ पावर कहते हैं, और कहीं कहीं वकालत भी उसको बोलते हैं। तो उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि शर्त लिखा रहता है, मुवक्किल अपने वकील को क्या क्या काम करने के लिए अधिकृत करता है उस वकालतनामा में लिखा हुआ रहता है। तो वो उसका एक जनरल परफॉर्मा बना हुआ है, इसलिए सब में वही रहता है। हालांकि लोअर कोर्ट में जो फाइल होता है आजकल हिंदी में और उर्दू मिला हुआ वर्ड सब रहता है, वो गलत होता है, इसलिए कि उसमें कोई गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड वकालतनामा का फॉर्म सप्लाई नहीं होता है। और जो प्राइवेट स्टैम्प वेंडर है वो लोग छपाता है और उसको बेचता है, तो उन लोग पढ़ा लिखा उतना होता नहीं। जो प्रेस वाला छापता है उसको जो मटेरियल मिला छाप दिया, वो वर्ल्ड का एक्सपर्ट वहाँ रहता नहीं है, तो उसका लीगल
करेक्शन नहीं हो पाता है, वो प्रूफ रीडिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो उसमें सब डिस्टॉर्टेड और गलत सलत वर्ड है। और वो वकालतनामा अगर उसका डिस्प्यूट हो आज के तारीख में, तो उस वकालतनामा के आधार पर बहुत सा काम जो वकील लोग कर रहे हैं वो सब नलीफाइड हो जाएगा, नहीं सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वकालतनामा में वो सब बात लिखी हुई सही ढंग से नहीं है। वो उससे ही साबित किया सकता है कि आपको इस बात का अधिकार नहीं था, इस बात का। तो जितना अधिकार वकालतनामा में दिया हो वो सब अधिकार वकील को हो जाता है, और वकील जो करता है वो हमेशा के लिए माना जाएगा कि मुवक्किल ने किया है, मुवक्किल की तरफ से किया गया है, और उसकी बाध्यता मुवक्किल पर है। ऐसा नहीं कि मुवक्किल भाग जाए कि हम वकील साहब को ऐसा नहीं कहे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, वो उन्हीं का माना जाएगा। अब रही बात कि जब सब काम कर सकता है तो उसको अमेंडमेंट करने का भी अधिकार है, अमेंडमेंट का पिटीशन दे सकता है, बहस कर सकता है। और जब अमेंडमेंट का आदेश हो जाएगा तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी प्लीडिंग में जो गवर्नमेंट कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, कोर्ट के रिकॉर्ड में वकील साहब को जाना पड़ता है और वकील साहब को लिखना पड़ता है। पहले क्या था, 1977 के पहले जब सीपीसी में अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो ये कोर्ट का ड्यूटी था। अमेंडमेंट पिटीशन फाइल होता था किसी भी पार्टी से तो उस पर कोर्ट का आदेश होता था। आदेश अगर अमेंडमेंट अलाउ हुआ तो आदेश होता था कि जहाँ जहाँ अमेंडमेंट करना है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आप अमेंडमेंट करें, तो ऑफिस को डायरेक्शन होता था, ऑफिस को ड्यूटी होता था। तो इसमें ऑफिस वाला लोग क्या करता था, नेग्लेक्ट करता था, तो अमेंडमेंट 2 साल 4 साल 10 साल तक पड़ा रहता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि अमेंडमेंट हुआ भी नहीं या फैसला हो गया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पॉइंट उठता था, तो इसके लिए बहुत पार्टी को नुकसान भी भुगतना पड़ा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कई केसेज में डायरेक्शन आया, उस आधार पर लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया, तो 1977 में सीपीसी में अमेंडमेंट करके लॉ को चेंज किया गया और उसमें एक प्रोविजन बना दिया गया ऑर्डर 6 में, रूल 14 है, जिसमें कि उत्तरदायित्व दे दिया गया एडवोकेट का ही। एडवोकेट ही उसको इनकॉर्पोरेट करेगा और उस पर दस्तखत कर देगा कि हमने अमेंड किया वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। और अगर वो विदिन 15 दिन का टाइम फिक्स है, अगर 15 दिन के अंदर नहीं कर सका वो अमेंडमेंट, तब वो अमेंडमेंट फिर नहीं कर सकता है, तब टाइम एक्सपायरी के बाद उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेने के बाद तब वो कर सकता है। इसलिए शर्मा जी का भी जवाब हो गया। अब एक प्रश्न है संतोष ढोलक वादक। अभी ढोलक वादक है, अच्छी बात है, ढोलक वादन करते हैं, और कहाँ से इन्होंने प्रश्न किया है नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि खिस्टा क्या होता है और खिस्टा से टाइटल होता है कि नहीं। तो पिछला प्रश्नोत्तरी में भी हमने बताया था, किन्हीं का प्रश्न था, खिस्टा कहते हैं अनरजिस्टर्ड डीड को, वैसा डीड, वैसा केवाला, वैसा वसीका जो कानून के तहत रजिस्ट्री होना जरूरी है, वो रजिस्ट्री नहीं हुआ, उसके बदले में बिना रजिस्ट्री वाला स्टाम्प पर या सादा कागज पर कोई डीड या डॉक्यूमेंट बनता है जिससे संपत्ति का आदान प्रदान लेना देना हो रहा है, तो वैसे दस्तावेज को, वैसे डीड या वसीका को, या हिंदी में आजकल शुद्ध हिंदी है बिलेख उसको बोलते हैं, बिलेख को खिस्टा डीड लोग बोलते हैं, खिस्टा कहा जाता है। तो खिस्टा से टाइटल पास नहीं होता। अगर कोई भी भूमि संबंधी डीड बना है जिसमें 100 रुपया का कीमत हो या उससे ज़्यादा का, और हस्तांतरण हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है या किसी के हक को और हिस्सा को समाप्त किया जा रहा है, इस प्रकार का जितना भी डीड होगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको रजिस्ट्री होना चाहिए, निबंधित होना चाहिए। अगर निबंधित नहीं है तो सादा कागज पर या स्टैंप ही लगा करके, लाखों रुपया का स्टैंप लगा दे या 1000 रुपया का लगा दे, उसका कोई मनमानी लोग लगा देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उससे उसको टाइटल नहीं होगा। हाँ, अगर उसी के आधार पर उसका कब्जा चला रहा है और 12 साल से ज़्यादा कब्जा हो गया तो दूसरे कानून से वो लड़ सकता है, विवाद खड़ा हो सकता है और जीत सकता है, वो अलग बात है। लेकिन आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है कि खिस्टा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डीड को बोलते हैं और खिस्टा से कोई टाइटल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उमेश कुमार
नौबतपुर से, इन्होंने पूछा है कि रैयती जमीन का बंदोबस्ती जमींदार कर सकता है कि नहीं। तो इसके बारे में बीटी एक्ट का लेक्चर जब चल रहा था तो बीटी एक्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताए थे कि रैयती लैंड का इस पर बहुत आज भी विवाद आ रहा है। रैयती जमीन कई तरीके से जमींदार को वापस चला जाता है या जमींदार का उस पर हक अधिकार हो जाता है। ये सब पहले के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताए हैं। उसका है एक तरीका है एबंडनमेंट, एक तरीका है सरेंडर, और तीसरा तरीका है कि रेंट के बकाया में, रेंट सूट में जमींदार लोग नीलाम करके अपने कब्जा में ले लेते थे। कहीं कहीं कोई रेयर केस में है कि ज़बरदस्ती कोई विवाद हुआ तो बेकब्जा कर दिया रैयत को और जमींदार ले लिया, ऐसा भी कुछ लेकिन कम देखा जाता है। तो किसी भी कारण से अगर रैयत का ज़मीन जमींदार के पास चलाया और जमींदार अपने कब्जा में रख दिया तो वो सब ज़मीन उसका जमींदार का बकास्त कहलाता था, यानी कि खतियान में तो वो रैयती ही रह गया। बाद में उसका कैरेक्टर और नेचर चेंज हो गया कि वो हो गया बकास्त मालिक का। तो जब बकास्त मालिक का हो गया तो उसको फिर बंदोबस्ती कर सकता है। लेकिन अगर जमींदारी के समय एक रैयत है राम, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उस 10 एकड़ ज़मीन का 1 इंच भी उसका ज़मींदार जो है किसी दूसरे को नहीं दे सकता। तो उसी तरह से अगर ज़मींदार चला गया, आज सरकार है, तो आज सरकार किसी रैयत के ज़मीन को किसी दूसरे को बंदोबस्त नहीं कर सकती। इसलिए आपका भी प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है संजीव कुमार, इनका 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में मिला हुआ, और इनको यूट्यूब पर तो हमने जवाब भी दे दिया था जब हम सर्वे के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। पिछला लेक्चर में इन्होंने सुना था। और मार्वल जो है, मार्वल शॉर्ट में है, बिहार सरकार का एक दिशा निर्देश है, मार्गदर्शिका है जो सर्वे के पदाधिकारीगण को दिया गया है, और उसमें प्रश्नोत्तरी के रूप में है कि अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना पड़ेगा। उस जानकारी के लिए हमने उसको बताया था लोगों को। अब वो हमसे उसका लेटर नंबर और डेट नंबर मांग रहे हैं। तो मार्वल कोई लेटर नहीं है, कोई डेट नहीं है, या होगा भी तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और हमने आपको बताया था किसी जानकार आदमी से मिलिए, खोज के निकाल देगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर होगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो जो सर्वे पदाधिकारी जहाँ पर काम करते हैं उसमें किसी से मिलिएगा, किसी के पास जाइएगा, कर्मचारी वगैरह तो क्लर्क वगैरह किसी न किसी के पास, सबके पास वो कॉपी रहता है और वहाँ पर मौजूद होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं मांग करके। तो इसका हम जवाब हालांकि इनको यूट्यूब पर ही दे दिए हैं कि उसका लेटर और डेट नंबर और डेट हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप कहाँ रहते हैं ये बताते और मेरे पास अगर नज़दीक में रहते हैं तो मेरे पास आइएगा, तो उसका हम जेरोक्स कॉपी आपको दे सकते हैं। जेरोक्स कॉपी हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं। अगर उसका कोई आवश्यकता हो या उसे लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदार अली। दमदार अली कहाँ, इन्होंने स्थान अपना नहीं दिया है और कोई पेशा भी नहीं लिखा है, फिर भी पहले भी कई बार प्रश्न किया है, उसका मैंने उत्तर दिया है। दमदार अली साहब ने एक डिमांड किया है कि म्युनिसिपल लॉ के ऊपर लेक्चर अलग दें और वीडियो बनाएं। ठीक है, आपका जो डिमांड है वो भी पूरा होगा, अभी वो अंडर कंसिडरेशन है। लैंड लॉ के सीरीज में वो भी आएगा, इसलिए कि म्युनिसिपल लॉ में भी लैंड से संबंधित बहुत बातें हैं जो आम जनसाधारण के लिए, आम जनता के लिए बहुत उपयोगी है, जिसके जानकारी के अभाव में लोग ठगे जा रहे हैं, या वहाँ के नगर पालिका के पदाधिकारी और अधिकारी या कर्मचारी लोग भी सही तरीके से नहीं बताते हैं और व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। ये बात हम समझते हैं, चूँकि हमारे पास केसेज आते हैं और उन लोग को देखते हैं तो हमको ये सब समझ में है। तो आपका भी ख्वाहिश पूरा होगा, लेकिन आपको थोड़ा दिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बीच बीच में कोई प्रश्नोत्तरी आती है तो उसमें आप देखिएगा कि म्युनिसिपल लॉ से संबंधित भी लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो चूँकि लैंड से रिलेटेड है, अभी सब लैंड वाला रिलेटेड क्वेश्चन को भी आंसर कर रहे हैं। ऐसे दूसरे एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है तो उन लोग को रिप्लाई सीधे दिया है कि आप वेट कीजिए। तो जो टॉपिक वाइज हम किए हैं ताकि इस सिलसिला टूटे नहीं और लोगों को खोजने और समझने में आसानी हो जाए। हम कोशिश में है कि मेरा पुराना लेक्चर बहुत सारा एकेडमी में है,
अगर हम अंदाज से गिनती करें तो 500-1000 के बीच लेक्चर होगा, जिसमें शायद ही कोई सब्जेक्ट छूटा होगा। तो वो सब अगर मिल जाता तो हम उसको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देते, लेकिन वहाँ पर स्टाफ सफिशिएंट नहीं रहने के कारण और टेक्निकल स्टाफ को उतना जानकारी नहीं रहने के कारण और पदाधिकारी जो एकेडमी में लगातार बदलते रहते हैं, तो उनको भी उतनी जानकारी नहीं रहती। कई कारणों से हमको अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए वो सब लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे हैं। लेकिन म्युनिसिपल लॉ पर अलग से कोई मेरा लेक्चर इतना जल्दी जैसा कि आप चाहते हैं अभी आने का संभावना नहीं है। अभी 2-3 इम्पोर्टेंट जो लैंड लॉ से संबंधित कानून सब है उस पर आएगा, उसके बाद लैंड लॉ पर लेक्चर आएगा। तो आज तक अप टू डेट कोई भी पेंडिंग क्वेश्चन मेरे पास नहीं है यूट्यूब पर। इसके पहले वाला प्रश्नोत्तरी में हमने व्हाट्सएप पर जितना क्वेश्चन पेंडिंग था सबका रिप्लाई दे दिया, यूट्यूब पर भी अप टू डेट हो गया। अब इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो म्यूटेशन वाले सीरीज में अब आएगा, स्पेसिफिक उसमें टॉपिक दिया रहेगा। तो आज आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है आज का सभी क्वेश्चन का आंसर समाप्त होने के बाद कंक्लूड करते हैं। और आप सबको धन्यवाद कि आप इतना फॉलो करते हैं और प्रश्न करते हैं। आप लगातार इसी तरह से इसको देखिए, वीडियो को देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, इसका लाभ उठाइए जहाँ तक उठा सकते हैं, और इष्ट मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ा दें और अपना व्यू को भी शेयर कीजिए। तो सब्सक्राइब बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप अपना समय निकाल के कर सकते हैं या जो आप करना उचित समझते हैं कीजिए। आपको भी लाभ होगा, आपका भी ज्ञान वर्धन होगा और चैनल का प्रचार प्रसार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, एक सूचना के रूप में आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है। एक तरह से ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं हम लोग। तो बहुत से लोग जो नए नए सब्सक्राइबर बने हैं, जुड़े हैं, और जनरली लैंड लॉ का लेक्चर सीरीज चल रहा है तब ज़्यादा लोग जुटे हैं। तो 3-4 लेक्चर मेरा होगा, उसको सभी लोग को सुनना चाहिए, काफ़ी ज्ञान वर्धन होगा। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर है, उसका हेडिंग है इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे। वो लेक्चर आप लोग जरूर सुने, बहुत ज्ञानवर्धक बातें उसमें कही गई है। और मैंने ये साबित किया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली है, वो एक भ्रम है लोगों का, और कब असली आज़ादी मिली उसके बारे में। तीसरा लेक्चर उसी से संबंधित है, जिसमें कि संविधान के बारे में बताया गया है, कुछ संविधान की रोचक बातें बताई गई है। वो 3 लेक्चर जो है आप लोग जो भी श्रोता हैं, आप लगातार सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, खोज करके वो तीनों लेक्चर प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो तीनों लेक्चर आपके काम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, जानकारी के लिए। संविधान की रोचक बातें और एक संविधान का प्रावधान, कुछ इसी तरह से हेडिंग होगा उसका, और एक इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे करके है, जिसमें हमने इंडिया का कितना नाम है, 2, 4, 5, 7, 8, 10 तक सब लोग जानते हैं, लेकिन संभवतः उसमें 27 या 28 नाम हमने बताया है। अलग अलग देश के लोग जो बोलते हैं इंडिया को अलग अलग नाम से, उसके हिसाब से, और उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आया है, और देश विदेश से भी लोग उसको सुने हैं, जो उनका भी रिएक्शन आया है। और कुछ रिसर्च स्कॉलर जो नालंदा यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते थे बाहर के, उन लोगों ने भी वो संपर्क किया कि हमने बहुत रिसर्च किया है, फिर भी इस तरह का नाम नहीं कहीं मिला है, आपने कहाँ से खोजा है। कुछ लोग हमसे मिलने की इच्छा भी जाहिर किया था, और समय अभाव के कारण वो लोग नहीं आ सके। इसलिए जब देखा कि इतना रिस्पॉन्स है, तो अब अलग से अब नया वीडियो उसके लिए हम नहीं बनाएंगे, उसी को आप लोग के जानकारी के लिए बता दिए कि आप लोग देखिएगा, और उसमें जो भी जानकारी दी गई है उससे अपना ज्ञान वर्धन कीजिएगा। और ख़ास करके जो यंगस्टर लोग हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, स्वतंत्रता के बारे में, उनको अपने संविधान के बारे में, उनको भी कुछ जानकारी होगी, उनका भी ज्ञान वर्धन होगा। धन्यवाद।